हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, सेकंड चैप्टर हमने पूरा फिनिश कर लिया है, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो था ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें हमने 4 जनजातियों के बारे में पढ़ा, एस्किमो, बुशमैन, भील और गौंड जनजातियां। इनमें से 2 जनजातियां जैसे कि एस्किमो और बुशमैन भारत से बाहर रहती हैं और भील और गौंड भारत के भीतर रहती है। बच्चों, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो बहुत सारी रोचक शब्दों का हमने सामना किया और बहुत सारी रोचक तथ्य भी हमारे सामने आए कि किस प्रकार जनजातियां अपना जीवन निर्वाह करती है, किस प्रकार ये हमारे से एकदम भिन्न होती है। और अब ये जनजातियां धीरे धीरे करके आधुनिक समाज के संपर्क में भी आने लगी है। तो आज बारी आ गई है भाग 6 की, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उत्तर, अति लघुत्तरात्मक यानी कि 1 लाइन और 2 लाइन वाले क्वेश्चन आंसर और लघुत्तरात्मक प्रश्नों का। तो बच्चों, उठा लीजिए नोटबुक, पेन और बुक मेरे साथ और करते रहिए होमवर्क मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले प्रश्न के साथ में, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में क्या होता है, हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं और इसका उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है। बच्चों, जो आर्कटिक वृत्त के निकट वाले क्षेत्र हैं उन्हें हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, आर्कटिक वृत्त यानी कि उच्च अक्षांशों के निकट वाले क्षेत्रों को हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। और हमने अध्ययन किया था कि आर्कटिक क्षेत्रों के निकट कौन सी जनजाति रहती है। बिल्कुल सही, एस्किमो जनजाति। तो हमारा उत्तर ए, बै, से और दै में से कौन सा होगा? से हमारा ऑप्शन होगा और वो है एस्किमो। तो बच्चों नोट कर लेंगे आप से ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है। बच्चों, हमने 4 जनजातियां पढ़ी थी और हमने देखा था कि जो भील जनजाति है वो कहाँ रहती है? अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के और मालवा पठार के अंतर्गत रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह बुशमैन जनजाति भी नहीं है, ये पिग्मी भी नहीं है और ये बद्दू भी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ए, यानी कि भील जनजाति। तो बच्चों नोट कर लेंगे आप, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति भील जनजाति है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कयाक निम्नलिखित में से क्या है। देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसी प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का है यानी कि बहुचयनात्मक, लेकिन बोर्ड परीक्षा में बहुचयनात्मक प्रश्न नहीं आते हैं। वहाँ पर यह प्रश्न अति लघुत्तरात्मक के फॉर्मेट में आपके पास आ सकता है, यानी कि आपको 1 लाइन के अंतर्गत इसका आंसर देना है। तो क्या होगा इसका उत्तर? कयाक क्या है? सबसे पहले तो हम ये रिकॉल करने का प्रयास करते हैं कि हमने ये कौन सी जनजाति के अंतर्गत पढ़ा था। हमने यह एस्किमो जनजाति के अंतर्गत पढ़ा था और हमने ये देखा था कि एस्किमो की जो छोटी नाव होती है उसे क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कयाक निम्नलिखित में से क्या है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? बै, एस्किमो की नाव। तो बच्चों आप भी अंकित कर लीजिए मेरे साथ में, कयाक निम्नलिखित में से एस्किमो की नाव है, यानी हमारा उत्तर है बै। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। फिर से क्या सवाल आ गया है? एस्किमो से ही जुड़ा हुआ एस्किमो का क्या अर्थ होता है। मैंने भाग 2 में आपको बताया था एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो हमारा क्या उत्तर होगा? क्या ए होगा? ए कहता है वन में रहने वाला आदमी, ये तो गलत उत्तर है। उसी प्रकार बै कहता है कच्चा मांस खाने वाला आदमी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बै। तो आप क्या अंकित कर लेंगे? एस्किमो का क्या अर्थ होता है? तो आपका उत्तर होगा बै, कच्चा मांस खाने वाला आदमी। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर।
शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। हमने बुशमैन जनजाति पढ़ी थी और बुशमैन जनजाति के अंतर्गत हमने देखा था कि बुशमैन जनजाति शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग करती है और उनको बर्तन के रूप में यानी उनमें पानी स्टोरेज करती है और वो आभूषण के लिए भी उसका उपयोग करती है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? एस्किमो? बिल्कुल नहीं, हमारा उत्तर क्या होगा? बुशमैन। तो आप अंकित कर लेंगे ऑप्शन बी यानी कि बुशमैन। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? बच्चों, मैंने आपको मानव प्रजातियों का एक संक्षिप्त वर्गीकरण बताया था और बताया था कि 3 प्रकार की मानव प्रजातियां होती है, कॉकेशॉइड, मंगोलाइड और निग्रॉइड्स। जो कॉकेशॉइड है उन्हें हम श्वेत प्रजाति कहते हैं, मंगोलाइड को हम पीत यानी कि पीली प्रजाति कहते हैं और निग्रॉइड्स को हम काली या फिर भूरी प्रजाति भी कहते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है कि बुशमैन जनजाति का संबंध किससे है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा निग्रॉइड्स यानी कि निग्रिटो, जिसे हम क्या कह सकते हैं? निग्रिटो भी कहते हैं। और आपको पता है कि बुशमैन का जो शारीरिक लक्षण हमने पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इनकी त्वचा का रंग काला या फिर भूरा होता है। तो इसका उत्तर होगा ए। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे इसका उत्तर ए, निग्रिटो, या हम निग्रॉइड्स भी इन्हें कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। गोल गाधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमने भारत के अंतर्गत जो 2 जनजातियां पढ़ी थी, भील और गोंड, उनमें से एक में ये जनजाति पाई जाती है। कौन सी है वो? भील जनजाति। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रथा है। क्या होता है इस प्रथा के अंतर्गत? इस प्रथा के अंतर्गत जब कोई युवक अपनी शूरवीरता दिखाकर किसी युवती का दिल जीत लेता है या उसके परिवार वाले उससे प्रभावित हो जाते हैं तो वह युवक उस युवती से विवाह करने का अधिकारी हो जाता है ना इंटरेस्टिंग? तो बच्चों, गोल गाधेड़ो प्रथा गोंड जनजाति से संबंधित नहीं है, सेमांग से भी नहीं है और सकाई से भी नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? भील जनजाति। तो आप बच्चों नोट कर लेंगे ऑप्शन को, जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों 8वें प्रश्न पर। कोदू व कुटकी किस जनजाति के मुख्य खाद्यान्न हैं? बच्चों, हमने भारत के अंतर्गत 2 जनजातियां पढ़ी थी, भील और गोंड। उसमें से जो कोदू और कुटकी है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, गोंड जनजाति। तो नोट कर लेंगे आप ऑप्शन ए को। आगे बढ़े 9वें प्रश्न पर। गोंडों से शासित साम्राज्य नहीं है। बच्चों, जब हम पढ़ रहे थे गोंड जनजाति तो हमने पढ़ा था कि पूर्व में गोंडों का जो साम्राज्य था वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा था और उनके 3 राज्य थे। उसमें से थे देवगढ़, मांडला और चांदा। तो कौन सा नहीं था? हमारा प्रश्न में क्या पूछता है? कौन सा साम्राज्य नहीं है? तो नहीं में क्या उत्तर आ जाएगा हमारा? द ऑप्शन यानी कि राजगढ़। तो नोट कर लेंगे ऑप्शन द को, जो क्या कहता है? राजगढ़, यानी गोंडों से शासित साम्राज्य नहीं है, राजगढ़। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दिप्पा तथा पेंडा कृषि निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा की जाती है? बच्चों, क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर है गोंड जनजाति। जी हाँ, से गोंड जनजाति 2 प्रकार की कृषि करती है, दिप्पा और पेंडा कृषि। दिप्पा कृषि एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है और उसी प्रकार जो पेंडा कृषि है वो सीढ़ीनुमा कृषि है। और ये कौन सी जनजाति कर रही है? गोंड। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां प्रश्न, जो हमारा अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। अति लघुत्रात्मक का अर्थ होता है कि आप इसका जवाब 1 लाइन या फिर 2 लाइनों में देंगे। तो देखते हैं हमारा पहला अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न है, स्लेज क्या है? अब आपको पता है कि स्लेज कौन सी जनजाति यूज करती है? जी हाँ बच्चों, एस्किमो जनजाति
यहाँ पर स्लेज का पिक्चर भी है। जो एस्किमो जनजाति है वो स्लेज को यूज़ करती है। और ये कैसी गाड़ी होती है? यह एक पहिए विहीन गाड़ी होती है ना। रोचक बात कि ये पहिए विहीन गाड़ी होती है। और इसको कौन खींचते हैं? इसको जो खींचने वाला पशु होता है वो होता है रेंडियर। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे इसका उत्तर हम। स्लेज बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी है। कैसी गाड़ी है? पहिए विहीन गाड़ी है, यानी इसमें पहिए नहीं होते हैं, इसको घसीटा जाता है, जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। और इस गाड़ी का प्रयोग कौन करते हैं? एस्किमो लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। एस्किमो द्वारा बोले जाने वाली भाषा का क्या नाम है? बताया था मैंने आपको, याद कीजिए। एस्किमो द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है उसे कहते हैं एल्यूट। बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आप इसे याद भी करेंगे। तो लिख लेंगे बच्चों इसका उत्तर। एस्किमो द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है वो क्या है? एल्यूट भाषा है। देखते हैं अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न। बेचवाना लैंड कहाँ स्थित है? बच्चों, यह प्रश्न बुशमैन जनजाति से संबंधित है। और आपको पता है बुशमैन जनजाति कौन से महाद्वीप में निवास करती है? बिल्कुल सही, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, आपको दिखाई दे रहा है, अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है इस क्षेत्र में यह निवास करती है। और इसका जो विस्तार है ये देखिए आप, ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, ये कौन सा अक्षांश है? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ये रहा 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये स्थित है। और इस क्षेत्र को, जो ये पूरा का पूरा येलो कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? बेचवाना लैंड कहलाता है। और ये किसका निवास क्षेत्र है? बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो आपको यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसका वर्णन अच्छे से कर सकते हैं। और इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे इसका उत्तर। बेचवाना लैंड अफ्रीका महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप का हिस्सा है ये? अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। यह 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। क्रॉस क्या है? बच्चों, क्रॉस ये निशान नहीं है। अक्सर बच्चे इस प्रकार के उत्तर लिख देते हैं बोर्ड परीक्षाओं में कि ये एक प्रकार का चिन्ह है, लेकिन ये चिन्ह नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि क्रॉस बुशमैन जनजाति की महिलाओं का वस्त्र है, जो वस्त्र भी होता है और बिस्तरबंद भी होता है। यानी इसमें वो महिलाएं जो होती है बहुत सारा सामान भी लेकर आ सकती है और अपने बच्चों को भी इसके अंदर सुला लेती है या वो रख लेती है। तो लिखेंगे बच्चों इसका उत्तर। बुशमैन जनजाति की महिलाओं का बिस्तरबंद वस्त्र जो चोंगा होता है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्रॉस। तो आप शब्द से कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि इसको अच्छे से लर्न करेंगे। और क्या लिखेंगे कि बुशमैन जनजाति की महिलाओं का बिस्तरबंद वस्त्र चोंगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। शबरी का संबंध किस जनजाति से है? याद आया आपको कुछ? ये वही महिला है जिन्होंने श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे भक्तिवश। ठीक है बच्चों, तो जो शबरी है वो किस जनजाति की महिला है? इसका सही उत्तर है भील जनजाति से इसका संबंध है। तो लिख लेंगे शबरी का संबंध भील जनजाति से है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि झूमिंग कृषि क्या होती है। झूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि होती है। और स्थानांतरित कृषि में क्या किया जाता है? सबसे पहले वहाँ पर जो वनस्पति होती है उसे काटा जाता है, उसे जलाया जाता है और उसके बाद में उस क्षेत्र पर 2 या 3 वर्षों तक खेती की जाती है और उसके बाद में उसको पड़त छोड़ दिया जाता है। पड़त मतलब उसको यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ सालों बाद में
फिर उस स्थान को वो छोड़कर अगले स्थान पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये वाला क्षेत्र था इसकी उपजाऊ क्षमता कम हो गई है और अब वो अगले खेत पर भी इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, यानी वहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति है, झाड़ियाँ हैं, उसको काटेंगे, जलाएंगे, कृषि करेंगे 2-3 वर्ष तक, फिर उसे भी पड़त छोड़ देंगे। इस प्रकार की कृषि को हम कहते हैं झूमिंग कृषि, यानी कि स्थानांतरित कृषि। और जो भील लोग हैं, यानी कि जो भील जनजाति है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि करती है, उसे क्या कहते हैं हम? ची माता। और जो मैदानों में की जाने वाली कृषि होती है उसे हम दजिया कहते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? ची माता। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पर की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और ये स्थानांतरित कृषि होती है। तो याद रखेंगे आप कि ची माता क्या है? भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग या फिर स्थानांतरित कृषि को ची माता कहते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों, ये जो जनजातियां होती है, आपको पता है, बहुत धार्मिक भी होती है और अंधविश्वासी भी होती है। तो इनके यहाँ पर भी धार्मिक कार्यों को करने वाला एक व्यक्ति होता है, भीलों में भी इस प्रकार का एक व्यक्ति होता है और गोंड में भी इस प्रकार का एक व्यक्ति होता है। तो प्रश्न क्या है कि गोंड जनजाति में पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? देबारी। तो लिखेंगे आप, गोंड जनजाति में पुजारी को देबारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब तक हमने ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुचयनात्मक प्रश्नों का अध्ययन किया और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को भी हमने देखा। अब बारी आ गई है लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, जिनका उत्तर आप 5 लाइनों में दे सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने कम शब्दों में अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो क्या है हमारा 18वां प्रश्न? एस्किमो के निवास क्षेत्र कौन से हैं? याद आ गया होगा आपको, एस्किमो के निवास क्षेत्र यानी कि उच्च अक्षांशों में स्थित क्षेत्र है। ये सारे के सारे क्षेत्र जो आपको डार्क कलर से दिखाई दे रहे हैं, क्या है? ये उच्च अक्षांशों में स्थित है। इसमें अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का, कनाडा का क्षेत्र, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया और उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र सम्मिलित हैं। और यहाँ पर ये बेरिंग जल डमरू मध्य भी है, यानी कि अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य तक का जो क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है? एस्किमो का निवास क्षेत्र है। बच्चों, आप हमेशा अपने पास में खाली यानी कि रिक्त राजनीतिक मानचित्र रखिए विश्व का और इस प्रकार से उसमें जनजातियों को अंकित कीजिए ताकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो जब आप उत्तर लिखते हैं या तो आप स्वयं से विश्व मानचित्र बनाना सीख लीजिए और नहीं तो एक रिक्त मानचित्र रखिए और उसमें इस प्रकार से अंकित कीजिए। देखते हैं इसका उत्तर। एस्किमो के निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में मिलता है। यह जनजाति ग्रीनलैंड से लेकर अलास्का और बेरिंग जल डमरू मध्य से लेकर साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी भागों में मिलती है। तो लिखा आपने। बच्चों, जब आप उत्तर लिख रहे होते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके अपना उत्तर लिख लीजिए, फिर वापस वीडियो को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पर। बुशमैन की यानी जो बुशमैन जनजाति है उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हमें बतानी है। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रजाति है बुशमैन प्रजाति। कहाँ रहती है? अफ्रीका के दक्षिणी भाग में बेचुआना लैंड में रहती है। और आपको पता है सारी की सारी जनजातियों की एक विशेषता होती है कि ये जादू टोनों में विश्वास करती है, ये भूत प्रेतों में विश्वास करती है। ठीक है बच्चों, और ये धार्मिक भी होती है। और बुशमैन जनजाति के बारे में अब हम लिखना शुरू करते हैं। बुशमैन जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। जो पहला बिंदु है वो क्या कहता है कि बुशमैन जनजाति में सामाजिक समुदाय एक छोटा दल होता है। हमने पढ़ा था कि ये 20 से अधिक व्यक्तियों का ग्रुप नहीं बनाते हैं,
यानी 20 व्यक्तियों का इनका एक समूह होता है और उसी के अंतर्गत ये रहते हैं। यानी कि इनका जो कबीला होता है, दल होता है, वो छोटा सा होता है। अगला बिंदु है बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का मुख्य स्थान होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं। बच्चों, सभी जनजातियां कैसी होती है? अंधविश्वासी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती है, समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े होते हैं और अभी भी ये विकास की बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में हैं। तो इसीलिए ये कारणों को नहीं जान पाते हैं और इसीलिए इनके यहाँ पर अंधविश्वास पनपता है और उसके फलस्वरूप जादू टोने और भूत प्रेतों में भी विश्वास ये करते हैं। जो बुशमैन जनजाति है वो 2 प्रकार के भगवानों में को मानती है। जैसे एक तो पश्चिम में रहता है, एक पूर्व में रहता है। तो अगला बिंदु हमारा यही है, इनके द्वारा 2 भगवान माने गए हैं, एक जो पूर्व में रहता है और एक जो पश्चिम में रहता है। उसी प्रकार बच्चों, बीमारियों और प्रेतात्माओं से बचने के लिए क्या करते हैं ये? ओझा। ओझा कौन होता है? ओझा वह व्यक्ति है जो झाड़ फूंक करता है ना। मैंने आपको बताया वैज्ञानिकता का इनमें अभाव पाया जाता है। यह सही उपचार नहीं लेते हैं, बल्कि इसके बजाय क्या करते हैं? ओझा नामक व्यक्ति के पास जाते हैं और झाड़ फूंक करवाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है, इनके द्वारा अंडों के खोल के आभूषण। अब ये कौन किसके अंडों का प्रयोग करते हैं आभूषण के लिए? शुतुरमुर्ग के अंडों का ये प्रयोग करते हैं, जिससे ये आभूषण भी बनाते हैं और उसका उपयोग जल भरने के काम में भी किया जाता है। तो लिखेंगे बच्चों, इनके द्वारा अंडों के खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि क्राफ्ट की वस्तुएं बनाई जाती है। बच्चों, ये जनजाति ऐसी है जो चट्टानों पर पेंटिंग बनाने के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। तो अगला बिंदु है हमारा, यह चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं। पढ़ते हैं अगला प्रश्न। भीलों के आवास का वर्णन कीजिए। भील भारत में पाई जाने वाली जनजाति जो कहाँ कहाँ रहती है? अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में रहती है। और कौन कौन से राज्यों में इनका विस्तार है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। बच्चों, इस जनजाति का आप आवास देख रहे हैं, किस प्रकार से ये घास फूस से बना हुआ है और छत किसकी बनी हुई है? खपरेल की बनी हुई है। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके की पिक्चर्स को याद करके अपना उत्तर बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो लिखते हैं इसका उत्तर। भीलों के घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं, यानी जो इनका घर होता है वो दूर दूर बना होता है। एक भील का घर दूसरे भील के घर से दूर दूर बना होता है। इसका कारण ये है कि ये खेतों में रहते हैं और जब खेत ही बहुत बड़े होते हैं तो इनके घर भी बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है बच्चों, झोपड़ियाँ खेत के छोटे टुकड़ों के मध्य टीलों पर बनाई जाती है। टीले का मतलब थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठकर बनाई जाती है ताकि बारिश का पानी, मच्छर, मक्खियों के प्रकोप से भी ये बच सके। प्रत्येक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है, जिसमें आवास के साथ में अन्न भंडारण, यह साल भर का अन्न का भंडार कर लेते हैं। इनके घरों में बड़े बड़े कोठे होते हैं और पशुओं को रखने की भी व्यवस्था होती है। घर की दीवारें मिट्टी व बांस से तथा छत खपरेल से बनी होती है। झोपड़ियों के सामने की दीवार को गोबर, खड़िया व लाल गेरू से लीप और पोतकर सजाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से भीलों के आवास का वर्णन कर सकते हो और इस प्रकार की इमेजेस को भी आप अपने मस्तिष्क में रखकर इसका उत्तर दे सकते हो। लिखते हैं इसके आगे का उत्तर। वर्तमान में ये लोग पक्के मकानों व सघन बस्तियों में भी रहने लगे हैं। अब आधुनिकता का प्रभाव इनके जीवन पर भी पड़ने लगा है। इसीलिए बच्चों, सरकार की सहायता से और स्वयं की मेहनत से भी अब इनके जो घर हैं वो थोड़े बहुत पक्के होने लगे हैं और सघन बस्तियों में भी रहने लगे हैं। इनके छोटे गांवों के समूह को क्या कहते हैं? फला कहते हैं। बच्चों, ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी बन सकता है कि भीलों का जो छोटे गांवों का समूह है उसे क्या कहा जाता है? फला कहा जाता है। और उसी प्रकार जो बड़ा गांव होता है उसे क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
21वें प्रश्न पर गौंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों पर टिप्पणी लिखिए। गौंड जनजाति कहाँ रहती है? भारत के मध्य भाग में रहती है। और कौन कौन से राज्यों में रहती है? ये जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में रहती है। इसके अलावा इनका एक समुदाय कहाँ रहता है? आसाम राज्य में भी रहता है। बच्चों, जो इनके आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो कैसे होंगे? किसी भी जनजाति के जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि आखेट, कृषि कार्य, मत्स्य पालन। उसी प्रकार बच्चों, जो गौंड जनजाति है उनके जो क्रियाकलाप हैं उसमें कृषि कार्य मुख्य है। क्यों? अब आखेट इन्होंने करना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार वन्य जीवन जो अधिनियम है उसमें आखेट करने को अपराध माना गया है और इसका प्रभाव इन पर भी दिखने लगा है। तो ज़्यादातर गौंड जनजाति क्या कार्य करती है? कृषि कार्य करती है। और कृषि में भी इनके दो प्रकार हैं, एक तो है दिप्पा कृषि और एक है पैंडा कृषि। दिप्पा कृषि क्या होती है? दिप्पा कृषि एक प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि है, यानी कि झूमिंग कृषि, जैसे भील, चीमाता यानी कि झूमिंग कृषि करते हैं, स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। उसी प्रकार जो गौंड जनजाति है उनकी भी स्थानांतरणशील जो कृषि है उसे क्या कहा जाता है? दिप्पा कृषि कहा जाता है। और ये एक और प्रकार की कृषि करते हैं जिसे सीढ़ीनुमा कृषि भी कहते हैं, और उसका नाम क्या है? पैंडा कृषि। तो लिखेंगे बच्चों इनके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। गौंड जनजाति के प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप आखेट व झूमिंग कृषि है। एक बार फिर से बता देती हूँ, झूमिंग का मतलब स्थानांतरित कृषि। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इनके द्वारा वनों से प्राप्त उपजों का एकत्रीकरण भी किया जाता है। पशुपालन व मछली पकड़ने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि ये सारी की सारी क्रियाएं कौन सी है? प्राथमिक क्रियाएं हैं। आपने कक्षा 9-10 में भी पढ़ा होगा इनके बारे में। मनुष्य के जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं, इसके बारे में हमारा भी एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम इसका पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो गौंड जनजाति है या सभी जनजातियाँ ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाकलाप करती है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये स्थानांतरित कृषि का एक पिक्चर है कि किस प्रकार से जो गौंड जनजाति है वो सबसे पहले क्या करती है। ये देखिए, ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो झाड़ियाँ थी, उन्हें काट दिया गया। ठीक है बच्चों, ये कटे हुए वृक्ष आपको दिखाई दे रहे होंगे और काट कर इन्हें जला दिया जाता है। ठीक है, तो स्थानांतरणशील जो कृषि है, यानी कि इनकी जो दिप्पा कृषि है, उसके अंदर पहली प्रक्रिया क्या होती है कि वनस्पतियों को काटना और फिर उनको जलाना, और फिर इस क्षेत्र पर 2 या 3 वर्ष तक ये लोग कृषि करते हैं। उसके बाद में जब इस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, क्या कह रही हूँ बच्चों, जब इस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो ये इस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को दोहराते हैं। इसको हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि, और गौंड जनजाति इसे कहते हैं दिप्पा कृषि। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे दिप्पा कृषि के बारे में। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों व झाड़ियों को जलाकर तथा भूमि को साफ करके खेत तैयार किया जाता है। इसमें फावड़े या हल से कुरेद कर बीजों को छिटक कर बोया जाता है। अगला कृषि का प्रकार है पैंडा कृषि, और ये कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश के बस्तर भाग में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों को काट काट कर क्या बना लिया जाता है? इस प्रकार से सीढ़ीनुमा बना लिया जाता है और फिर यहाँ पर कृषि की जाती है। आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी नुमा यानी कि सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। तो लिखते हैं बच्चों इसके बारे में।
मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर कृषि की जाती है। कुरुख, कुरुख, केवट व धीवर गर्ग के गोंडों के द्वारा, ये बच्चों वर्ग है, तो क्या कहा, कुरुख, केवट और धीवर वर्ग के गोंडों के द्वारा मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है और रावत वर्ग मुख्य रूप से पशुपालन का कार्य करता है और ये जानवरों का शिकार भी करते हैं। लेकिन बच्चों अब जानवरों का शिकार करना बहुत ही कम हो चुका है। तो बच्चों ये थे आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। बच्चों जब भी हम खंड ए के अंतर्गत इस प्रकार का अध्ययन करेंगे, स्पेशली बात कर रही हूँ खंड ए के अंतर्गत जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल तत्व, तो आप अपने साथ में एक रिक्त राजनीतिक विश्व मानचित्र रखिए ताकि आपको उत्तरों का अंकन करने में आसानी हो। तो बच्चों मिलेंगे अगले भाग में निबंधात्मक और मानचित्र संबंधी प्रश्नों के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।